जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एचएएल ने दिया तेजस मार्क 1 की डिलीवरी पर क्लैरिफिकेशन। एचएएल के क्लैरिफिकेशन के बावजूद तेजस की डिलीवरी में हो सकता है डिले। भारत ने मलेशिया को दिया है Su-30 फाइटर्स के मॉडिफिकेशन का ऑफर। भारत की कंपनी ओमान की नेवी के लिए सप्लाई करेगी ट्रेनिंग शिप्स। और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक एनएस अजीत डोवाल ने अमेरिकन ऑफिशियल को बताया था कि भारत अमेरिका से दबने वाला नहीं है। तेजस मार्क 1 फाइटर्स की डिलीवरी को लेकर आज एचएएल ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पहले तो एचएएल ने कंफर्म किया है कि 5 तेजस मार्क 1 फाइटर्स डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इन 5 तेजस मार्क 1 फाइटर्स के अलावा 9 और तेजस मार्क 1 फाइटर्स भी तैयार हो चुके हैं और वे अपनी उड़ान भी भर चुके हैं। और जीई की तरफ से इन एयरक्राफ्ट के लिए भी नए इंजन रिसीव होने के बाद ये एयरक्राफ्ट भी डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएंगे और एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन और डेवलपमेंट से संबंधित सारे इश्यूज़ का बहुत तेज़ी से समाधान किया जा रहा है और एचएएल ये एयरक्राफ्ट जल्द से जल्द डिलीवर करने के लिए भारतीय वायुसेना के साथ सक्रिय रूप से डिस्कशन कर रही है। एचएएल ने यह भी कंफर्म किया है कि यूएस फर्म जीई की तरफ से अभी तक तेजस मार्क 1 के लिए 5 इंजन रिसीव हुए हैं और जीई की जो सप्लाई पोजीशन है वो अब पॉजिटिव है और इसलिए एचएएल उम्मीद कर रही है कि अब भविष्य में जेट इंजन की डिलीवरी है वो एचएएल के डिलीवरी प्लान्स के अनुसार ही होगी। और एचएएल ने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि वे इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए निर्धारित अपने मार्गदर्शन को पूरा करेंगे। बाकी अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि एचएएल ने जो 9 एडिशनल एयरक्राफ्ट को बनाकर उनके उड़ान भरने की बात कही है तो फिर वो किस इंजन के साथ किए गए, तो स्पष्ट कर दे कि उनको कैटेगरी बी इंजन का इस्तेमाल करके फ्लाइट टेस्ट किया गया है। बाकी एचएएल ने जो ये कंफर्म किया है कि 5 तेजस मार्क 1 फाइटर्स तो डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन इस क्लैरिफिकेशन के बावजूद भी उनकी जो डिलीवरी है उसमें डिले देखने को मिल सकता है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो वो आपको अगले अपडेट में पता लगेगा। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले महीने डिफेंस अपडेट में हमने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के बारे में बात करी थी, जिसमें बताया गया था कि हालांकि एचएएल ऑफिशियल ने तो कहा है कि 5 तेजस मार्क 1 फाइटर्स इसी करंट फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर होने के लिए तैयार हैं, लेकिन द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से यह भी कंफर्म किया था कि इन 5 तेजस फाइटर्स के भले ही वेपन ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 2 मिसाइल्स को फायर किया गया था और एक लेजर गाइडेड बॉम्ब को रिलीज भी किया गया था, लेकिन अभी भी इसके जो फाइनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स के सर्टिफिकेशन है और जो मैंडेटरी ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन है वो अभी भी पेंडिंग है और उनके पूरा होने के बाद ही ये भारतीय वायुसेना की सर्विस में औपचारिक रूप से इंडक्ट होंगे। और जो ये स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं तो ये भारतीय वायुसेना के परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स होते हैं और वेपन ट्रायल्स के बियॉन्ड इन रिक्वायरमेंट्स के माध्यम से फ्लाइट एनुअल वैलिडेशन को कवर किया जाता है। एवियोनिक्स, सेंसर इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर परफॉर्मेंस, इनकी रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी पैरामीटर्स, ऑपरेशन सुटेबिलिटी चेक्स, इन सभी को देखा जाता है और इन सभी के डेमोन्स्ट्रेशन और इनके सर्टिफाई होने के बाद ही जो एयरक्राफ्ट है वो भारतीय वायुसेना औपचारिक रूप से एक्सेप्ट करेगी। तो इस रिपोर्ट से समझ में आया था कि जो 5 तेजस मार्क 1 फाइटर्स को इसी करंट फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर करने की बातें हो रही हैं, तो संभावित रूप से जो डिलीवरी टाइमलाइन है वो एक बार फिर से अपने टारगेट को मिस कर सकती है, यानी कि मार्च के बाद ही डिलीवर होंगे। और अब ऐसी ही एक रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स और एएनआई की तरफ से भी देखने को मिली है और उनमें भी इसी बात को कंफर्म किया गया कि अभी भी एयरक्राफ्ट के एवियोनिक इंटीग्रेशन और फाइनल सर्टिफिकेशन वो अभी भी पेंडिंग है, यानी कि तेजस मार्क 1 फाइटर्स अभी भी इंडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। और जब आज एचएएल ने तेजस मार्क 1 की डिलीवरी को लेकर क्लैरिफिकेशन जारी किया था तो उससे पहले यानी कि कल 4 फरवरी को एएनआई की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें डिफेंस सोर्सेज के हवाले से क्लेम किया गया था कि जो भारतीय वायुसेना है वो इस वर्ष मई के महीने में एक बार फिर से तेजस मार्क 1 प्रोग्राम की डिटेल्ड रिव्यू को कंडक्ट करेगी और उस रिव्यू के बाद ही एयरक्राफ्ट की डिलीवरी टाइमलाइन को डिसाइड किया जाएगा। जबकि एचएएल कह रही है कि 5 तेजस मार्क 1 फाइटर्स तैयार हैं और जो मेजर कंपोनेंट्स है जैसे कि रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स, वेपन्स, इन सभी को ऑलरेडी इंटीग्रेट किया जा चुका है। और इस मामले पर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट आई है जिसमें सोर्सेज के हवाले से ये कहा गया है, हालांकि 5 एयरक्राफ्ट तैयार बताए गए हैं, जिसमें एचएएल ने यह भी क्लेम किया कि सभी प्रमुख कॉन्ट्रैक्टेड कैपेबिलिटीज़ को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि जो सभी कॉन्ट्रैक्टेड कैपेबिलिटीज़ हैं तो उनको अभी तक सर्टिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है और सर्टेन क्लियरेंस अभी भी पेंडिंग है। तो अगर इन सारी अलग अलग रिपोर्ट्स को कुछ आसान से शब्दों में समझा जाए तो वो कुछ इस तरह से कि एचएएल क्लेम कर रही है कि 5 तेजस मार्क 1 फाइटर्स डिलीवरी के लिए तैयार हैं और जरूरी इंटीग्रेशन उनकी तरफ से हो चुके हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि अभी भी इंडक्शन से पहले कुछ जरूरी क्लियरेंस हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो कि पेंडिंग हैं और उनके बाद ही ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के सर्विस में औपचारिक रूप से इंडक्ट होने के लिए तैयार हो पाएंगे। और एएनआई की रिपोर्ट क्लेम कर रही है कि अभी जो भारतीय वायुसेना है वो मई के महीने में तेजस मार्क 1 प्रोग्राम का एक डिटेल रिव्यू कंडक्ट करेगी और उस रिव्यू के बाद डिसाइड होगा कि इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कब लेनी है। और ये सब चीज़ें तो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानबाजी से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। इस पर आपके जो भी विचार है आप उसे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।
भारत की स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ओमान से डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव हुआ है और जिसके तहत वे रॉयल नेवी ऑफ ओमान के लिए ट्रेनिंग शिप्स को सप्लाई करेंगे, जिन्हें 18 महीनों के अंदर डिलीवर किया जाएगा। और ये जो वेसल्स हैं ये अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम, एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्वीट और हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस तक को कंडक्ट करने वाली कैपेबिलिटी से लैस होंगी। इसके अलावा इन्हें मॉडर्न क्लासरूम्स, ट्रेनिंग ऑफिसेज और एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ तो इनसे भी इक्विप्ड किया जाएगा, जो कि ओमान की नेवी को नेवल ट्रेनिंग और मैरीटाइम ऑपरेशंस को एडवांस करने में मदद करेगी। बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और अगर आपको हमारे डिफेंस अपडेट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करा करें। और अगर आप में से किसी को मिलिट्री इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज में दिलचस्पी है तो उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल साइट squadron.in को विजिट कर सकते हैं। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी की तरफ से कंफर्म किया गया है कि भारत और अमेरिका की बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का जो पहला पोर्शन है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और उम्मीद है कि उसे अगले 4 से 5 दिनों के अंदर फाइनल कर लिया जाएगा और भारत और अमेरिका के बीच एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी होगी। और जो फॉर्मल एग्रीमेंट है तो उसका ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है और इसे अंतिम रूप देने में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है और उम्मीद है कि इस पर भी मार्च के मध्य तक साइन हो जाएंगे। और ये भी कंफर्म किया गया कि जो 18% का टैरिफ कम किया गया है तो वो जॉइंट स्टेटमेंट के बाद ही लागू होगा। वहीं इसके अलावा जब से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई है और अलग अलग गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से ये भी सामने आया है कि भारत ने इस डील में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, विशेष रूप से अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर के जो कोर सेंसिटिविटीज़ हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है और 18% तक के टैरिफ में रिडक्शन भी देखने को मिला है। तो इसी ट्रेड डील से जो पाकिस्तान के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं और सोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट दिख रही हैं जिसमें वो अपनी ही गवर्नमेंट को इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के साथ एक अच्छी ट्रेड डील के लिए क्या नहीं किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपने आर्मी चीफ के साथ व्हाइट हाउस में डिनर भी किया और उस डिनर के बाद क्या हुआ होगा उन्हें पता है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें अमेरिका के सामने पाकिस्तान ने गिरवी रखी। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान का जो टैरिफ है वो अभी भी भारत से ज़्यादा है, जो कि है 19%। बाकी अमेरिका के मामले में भारत के और पाकिस्तान के लीडर्स की स्टेटमेंट में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है तो वो भी काफ़ी कुछ बातें बयां करता है। बाकी भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के बाद से अब इस बात की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो कई वर्षों से कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस एग्रीमेंट पेंडिंग पड़े थे तो वो फास्ट ट्रैक होंगे और जिसमें नेवी के लिए 6 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदना भी शामिल है। और वहीं जो तेजस मार्क 2 के लिए GE के F414 INS-6 इंजन में जॉइंट प्रोडक्शन वाला प्रस्ताव है तो उसे भी अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही फास्ट ट्रैक किया जाएगा। और जो तेजस मार्क 1 के लिए जेट इंजन की डिलीवरी है तो उसमें भी कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे भी देखने को मिली हैं कि US फर्म GE की तरफ से 6ठा इंजन भी भारत को रिसीव हो चुका है। हालांकि आज HAL ने जो क्लैरिफिकेशन जारी किया था उसमें तो केवल 5 ही इंजन की बात की गई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि 6ठा इंजन भी भारत आ चुका है। और कुछ का यह दावा है कि इस ट्रेड डील के बाद से US फर्म की तरफ से एक दिन में 5 इंजन की डिलीवरी देखने को मिली है। हालांकि जो 5 इंजन की डिलीवरी वाला दावा है तो इसकी फिलहाल अभी पुष्टि कर पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि किसी और रिलायबल मीडिया सोर्सेज की तरफ से इस पर कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिली है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कंफर्म किया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री की अपकमिंग मलेशिया विजिट के दौरान भारत मलेशिया के साथ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के सेल और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स में कोलैबोरेशन तो इन सबको भी देख रहा है। इसके अलावा ये भी कंफर्म किया गया कि भारत ने मलेशिया को Su-30 फाइटर्स की मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा मलेशिया के लिए भारत के नेवल प्लेटफॉर्म्स को सप्लाई करना तो इसके पोटेंशियल को भी भारत देख रहा है और डिफेंस के वो सारे एरियाज है जो कि प्रॉमिसिंग लग रहे हैं और इन क्षेत्रों में कुछ होने की पूरी संभावना है और इन सभी को भारतीय प्रधानमंत्री मलेशिया की विजिट के दौरान डिस्कस करेंगे। और जो Su-30 वाला प्रस्ताव है तो उसमें भारत के एवियोनिक्स, भारत के वेपन सिस्टम्स जैसे कि अस्त्र, मार्क 1, BVR, एयर टू एयर मिसाइल, फ्यूचर स्टैंड ऑफ वेपन्स तो इनका इंटीग्रेशन भी शामिल है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि रशियन विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप के उस क्लेम पर स्टेटमेंट आई जिसमें कहा गया था कि भारत रशियन एनर्जी को खरीदना बंद कर देगा। तो इस पर रशिया के विदेश मंत्रालय का कहना है कि रशिया के पास ये मानने का कोई भी कारण नहीं है कि हमारे भारतीय मित्रों ने अपना दृष्टिकोण यानी कि अपनी अप्रोच बदल दी है। जबकि रशियन ऑफिशियल्स का तो ये भी मानना है कि जो रशिया है वो भारत के लिए क्रूड ऑयल का एकमात्र सप्लायर नहीं है और इसलिए अगर भारत क्रूड ऑयल के सप्लायर्स में डाइवर्सिफाई लाने का निर्णय ले रहा है तो उसमें कोई नई बात नहीं है। और रशियन ऑफिशियल का मानना है कि भारत इस बात के लिए पूरा फ्री है कि वो किसी भी कंट्री से ऑयल खरीद सकता है। और जबकि रशियन एनर्जी के इंपोर्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की जो स्टेटमेंट आई है उसमें यह कहा गया है कि भारत के एनर्जी सोर्सिंग के संबंध में सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 1.4 बिलियन भारतीयों की एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मार्केट की कंडीशन और बदलते हुए इंटरनेशनल डायनेमिक्स को देखते हुए अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना ये हमारी रणनीति का मूल आधार है।
और भारत के सभी कदम इसी बात को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं और भविष्य में भी इसी तरह से ही उठाए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि भारत को अपने लोगों के लिए जहां से भी रिलायबल और अफोर्डेबल रेट में एनर्जी मिलेगी, भारत वहां से लेगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कुछ ऑफिशियल सोर्सेज का हवाला देते हुए क्लेम किया गया है कि जब पिछले साल अमेरिका ने भारत के एक्सपोर्ट्स पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया था और उसी सेम टाइम पर एससीओ समिट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने रशिया और चीन के राष्ट्रपति के साथ भी मीटिंग्स करी थी, तो ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है कि इसी टाइम के अराउंड भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजय डोवाल ने यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये कहा था कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके शीर्ष सहयोगियों से दबने वाला नहीं है और पास्ट में कुछ अन्य हॉस्टाइल यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस का सामना करने के बाद भारत अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट के कार्यकाल के भी समाप्त होने तक का इंतजार करने को तैयार रहेगा। कहने का मतलब ये कि भारत ने सीधे सीधे कहा था कि अमेरिका जो बुली कर रहा है तो उससे भारत परेशान होने वाला नहीं है और अगर अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील नहीं करता है तो फिर भारत अमेरिका के करंट एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकाल के समाप्त होने तक भी इंतजार करेगा। और बता दें कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ये सेकंड और फाइनल टर्म है वो 2029 में अंत होगा। और मीडिया रिपोर्ट में ये भी क्लेम किया गया कि भारत के एनएसए ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि भारत चाहता है कि ट्रंप और उनके सहयोगी भारत की सार्वजनिक आलोचना कम करें ताकि भारत और अमेरिका के संबंधों को फिर से ट्रैक पर लाया जा सके। और रिपोर्ट के मुताबिक एनएसए अजय डोवाल की इस मीटिंग के बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान कहा था कि पीएम मोदी हमेशा से उनके अच्छे दोस्त थे और वे एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और इससे समझ में आता है कि एक ट्रू ग्लोबल पावर किस तरह से नेगोशिएट करती है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सीआरपीएफ के कांस्टेबल रमेश रंजन ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1998 में ऑपरेशन आयरन मैन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ग्रेनेडियर चंपालाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2022 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सिपाही संजय कुमार भट्ट ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 1997 में नागालैंड में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन सने शाही वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1960 में 4 असम राइफल्स के राइफलमैन पीपी थापा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि राष्ट्रीय राइफल्स के अंदर कितनी काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स आती हैं और उनके नाम क्या हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।